साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम अमर रहे, बहुजन एकता जिंदाबाद, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय काशीराम, जय काशीराम, जय काशीराम, जय काशीराम। साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे जुझारू सांसद श्री संजय सिंह जी, जिनको आप लोकसभा में आवाज राज्यसभा में जो हमारी पार्लियामेंट है उससे दो, एक अपर हाउस है, एक हमारा लोअर हाउस है, मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा के सांसद जब से बने, आपने देखा कि आवाज उठाने में एक बार ताली तो बनती, जोरदार ताली नहीं बनती है। और वो भी ऐसे मौसम में बोलना, ये और भी तालियों की बात है। जो मौसम है तो देखो, ऐसा है कि सारे सरकारी विभागों के राष्ट्रीय महासचिव और अध्यक्ष मौजूद हैं। एक एक आदमी का परिचय कराएंगे तो वो पीछे वाले नाराज हो जाएंगे। स्टेट बैंक वाले इधर बैठे हैं, तो विद्युत बोर्ड फेडरेशन इधर बैठा है, क्यों साहब, एयर इंडिया इधर बैठा हुआ है, तो पीएनबी उधर बैठा हुआ है, जीआईसी इधर बैठा है ना, पीएनटी उधर बैठा, सभी भाग। मेरा मतलब मेरा उद्देश्य सबका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना कि डिपार्टमेंट का वो रह जाए तो। वैसे तो मेरे बारे में आप सब लोग स्वास्थ्य सेवा के उधर सभी लोग, मतलब मीन्स की मेरे बारे में आप जनरली बोलते हैं, मैं भूलता नहीं हूँ। एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये सारे जितने बड़े भी राष्ट्रीय महासचिव यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबकी तरफ से सबसे पहले जो हमारी परिपाटी है, माननीय सांसद जी को पगड़ी पहनाकर, शॉल पहना करके, बुके देकर उनका हम सम्मान करेंगे। ये हमारी परंपरा, तो मैं निवेदन और ये शॉल और सर प्लीज। दूसरी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत समाज की बात उनके सामने रखते हैं, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जो देश का एक डिप्राइव्ड समाज के रूप में संविधान में जो प्रावधान है उसमें लिखा हुआ है, उनको नाम दिया गया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। कोई जाति नहीं है, एक शेड्यूल बनाया गया है और उसमें उन जातियों को रखा गया है जो डिप्राइव्ड हैं भारत में लंबे समय से। उनके लिए भारत के संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 22.5% का आरक्षण सरकार की नौकरियों में, 25% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया गया है। इसके अलावा एससी आयोग का गठन, एसटी आयोग का गठन, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का गठन, पार्लियामेंट्री कमेटी एससी एसटी, बहुत सारे प्रावधान इस समाज के लोगों के वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया उस प्रदत्त जो प्रावधान है उनके तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा आदमी गांव में खेत में जा करके जब गेहूं बोता है, जब गन्ना बोता है, जब कपास बोता है, जब अरहर बोता है, तो जब जाकर कृषि प्रधान देश बनता है। हमारा समाज का गरीब आदमी, एससी एसटी का आदमी खेतों में काम करता है जी, धान बोता है जी, गन्ना बोता है, तब जाकर के ये देश कृषि प्रधान बनता है। शहर में जब हम आते हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है, गरीब समाज के लोग सड़क बनाने का काम, आप ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का काम, आपका ओवर ब्रिज बनाने का काम, फ्लाईओवर बनाने का काम, घर के अंदर सफाई करने का काम, गाड़ी चलाने का काम, यानी हर काम में हमारे गरीब समाज की भागीदारी जब होती है तो इस देश का शहरी विकास होता है जी। अगर हमारा सफाई कर्मी इस दिल्ली में सफाई बंद कर दे, चेन्नई में सफाई बंद कर दे, कलकत्ते में सफाई बंद कर दे, तो साहब महामारी फैल जाएगी। ये सच है, इसको समझना पड़ेगा। और इस देश की 1/4 आबादी के विकास की बात किए बिना भारत राष्ट्र के विकास की बात किया जाए तो ये बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। कैसे विकास होगा जब 1/4 आबादी का विकास नहीं होगा, तो कैसे भारत राष्ट्र का विकास होगा जी? एक बड़ा सवाल है। क्यों एससी प्लान बनाए गए, क्यों ट्राइब्स प्लान बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि इस वर्ग पर
विशेष रूप से पैसा खर्च करके इसका उत्थान होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, फीस इनकी माफ होनी चाहिए, स्कूल में इनको जाना चाहिए, एजुकेशन इनको मिलनी चाहिए, सरकार की नौकरी में इनको कम नंबरों पे जो है इनका जो है भर्ती होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें बनाई बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज सब बेईमानी इसलिए हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो पुनः पैक्ट हुआ था उसमें सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था थी जी। सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो गया तो नौकरी खत्म होगी जी, रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो गया जी। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, आप बताइए। भाई व्यवस्था हुई थी सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की, समय था, राष्ट्रीयकरण हुआ देश का, राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बने, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, हुआ नहीं हुआ? और उसमें रिजर्वेशन लागू जब हुआ तो एक घर में एक नौकरी अगर गई तो उस घर के 20 आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। जब पोस्ट पेड रोस्टर भारत में लागू हुआ 2 जुलाई 1997 को, उस दिन सरकारी क्षेत्र में क्योंकि रोस्टर बदला गया, उस दिन जो संख्या निकाली भारत सरकार ने, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में SC/ST कैटेगरी के उस दिन नामित किए गए, चिन्हित किए गए। तो आज 8 लाख रह गए, 32 लाख बाहर हो गए साहब। कितने रह गए? आज कितने रह गए? 32 लाख बाहर हो गए जी। 10 साल बाद 2 लाख रह जाएंगे, 6 लाख और बाहर हो जाएंगे। विद्युत बोर्ड का निजीकरण हुआ, टोटल 8,000 आदमी निकाले, 6,000 SC/ST थे जी, 2,000 जनरल थे जी। रिजर्वेशन 22.5% मिला और जब टर्मिनेशन हुआ निकाले गए तो 70-80% हो गया जी। यही है व्यवस्था जो इस देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, यही है बाधा जो राष्ट्र को रोक रही है। जब तक सोच नहीं बदली जाएगी, सोच जब तक नहीं बदली जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगा राष्ट्र, कैसे बढ़ेगा बताइए समाज? समस्या है, इसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है। जो लोग सोच में बदलाव कर रहे हैं निश्चित रूप से वो हमारे SC/ST समाज में बड़े पॉपुलर हैं, उनका बड़ा सम्मान करता है समाज। गरीबों को बिजली मिली, गरीबों को पानी मिला, गरीबों को शिक्षा मिली। पहली बात जो चीज है, देखो समाज को मैं अपील करना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं जी। मैं जो मोदी साहब ने अच्छे काम किए मैंने उनके लिए बोला कि जी आपने लंदन का घर खरीदा, धन्यवाद। आपने डॉक्टर मिल का इंटरनेट सेंटर बनाया 200 करोड़ का, धन्यवाद। आपने इंदू मिल की जमीन 600 करोड़ की परचेज करके बाबा साहब का स्मारक बम उसका धन्यवाद। आपने जितने भी काम किया, आपने 26 अलीपुर रोड का रेनोवेशन करके वहां पर आसपास के बंगले खरीदे, बाबा साहब का स्मारक बनाया, धन्यवाद। आपने दीक्षा भूमि नागपुर के लिए 100 करोड़ रुपए दिए, सैंक्शन किए, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जिस चीज का है करना चाहिए, समाज की ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन साहब फिर भी समाज के बीच और सरकार के बीच डिफरेंस तो है, अविश्वास का दायरा है, वो नहीं होना चाहिए। उसको गैप कैसे पूरा किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? आप निजी क्षेत्र ला रहे, बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए आपको कौन रोक रहा है? बैंकों का पैसा, सरकारी सस्ती जमीन उद्योगपतियों को दी जा रही है, अगर उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे अभी 2020 का, मैं इनका एक स्पीच देख रहा था, कितना कितना पैसा किस उद्योगपति पे बता रहे थे, समझे बात आप? और वो हजारों लाखों करोड़ रुपया है, सब वेब आउट हो गया, सब खत्म हो गया। पैसा किसका? बैंकों का। जमीन किसकी? सरकार की। मालिक कौन? प्राइवेट आदमी। रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए भाई? गांधी जी स्वदेशी का नारा लगा करके अंग्रेजों को, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, भारत से भगा सकते हैं, तो क्या इस देश की 1/4 आबादी टेलीविजन का बहिष्कार करके टीवी को बंद नहीं करा सकता? दिमाग पर जोर लगाओ। हम टीवी देखेंगे नहीं तो उसका TRP नहीं बढ़ेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा इस बात को? बिल्कुल सही भाई। एक टीवी पोर्टल का उद्घाटन हो रहा था, रवीश कुमार जी मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा कि आप बोलो, वो कह रहे नहीं बोलूंगा। बहुत बार कहा, बड़ी वो बोले भाई मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, कोई आवाज नहीं करेगा, तब तो बोलूं मैं। हाँ जी बोलो। वो तुमसे बड़ा बेवकूफ समाज दुनिया में है ही नहीं कोई। तुम ये बताओ मेरा NDTV क्यों देखते हो? तुम्हारे मतलब की कोई बात होती है मेरे टीवी पर? भाई तुम्हारे मतलब की, तुम्हारे समाज के मतलब की बात होती है तो तुम देखो, और तुम्हारे मतलब की बात नहीं, तुम मेरी TRP बढ़ा के मुझे को करोड़पति बना रहे हो। ये व्यवहारिक बात है जो समझनी पड़ेगी, सच्ची बातें हैं, जोर लगाना पड़ेगा, दिमाग का चक्षु खोले। मेरा निवेदन आप लोगों से ये है, हम ये चाहते हैं, देखिए साहब, कि दिल्ली में भी हमने देखा, ऑटो वाला वो गरीब बहुजन समाज का आदमी, झाड़ू वाला वो SC समाज का आदमी,
सभी समाज के गरीब तबके के लोगों ने इस सरकार जो वर्तमान में केजरीवाल साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, इसको बनाने में इस गरीब समाज के लोगों का महत्वपूर्ण रोल है। मेरी बात से सहमत है सब लोग? है, दिल खोल के सहयोग दिया है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया के इतिहास में जितनी यहाँ मिली है, इस सरकार को कहीं नहीं मिली आज तक। इवन जब इंदिरा गांधी मरी थी तो भी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी राजीव गांधी जी को नहीं मिली थी। ये सही गलत है? 403 एमपी पर अटक गए थे वो 543 में। यहाँ तो 70 में सारा का सारा सुपड़ा हिसाब है। 67 और 3 का रेशियो दिखा है, मुझे लग रहा है 67, कुछ बचा ही नहीं। अरे सही है गलत है मेरी बात? सही है। फिर ऐसी समाज के हितों को तो भाई संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी में तो आता है, नहीं आता क्या? सरकार की तो पहली प्राथमिकता उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो इसको वोट दे रहे हैं, जिसके दम पर सरकार बनी हुई है। कुछ बिंदु इसमें तय किए गए हैं जो समाज के लोगों से चर्चा की गई है, क्योंकि चाहे तो यहाँ पर आरएसएस के हेड आए दिनेश कुमार साहब, चाहे यहाँ विश्व हिंदू परिषद के दिनेश कुमार जी आए, चाहे यहाँ बीजेपी के मिनिस्टर्स आए, चाहे भारत के गृह मंत्री यहाँ पर आए, चाहे भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आप साक्षी हैं, हमने उनको हमेशा अपना मांग पत्र तो दिया है। सही है गलत है बात? जब भी आए हैं हमने मांग टिकट नहीं मांगा हमने किसी से भी, लेकिन मांग पत्र दिया समाज का। नहीं समझा? ताल कटोरा में भी दिया है। ताल कटोरा में भी दिया है। जब ताल कटोरा के प्रोग्राम हुए हैं, आप सब लोग साक्षी हैं, 2013 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लोग थे, और उस समय तो तत्कालीन गृह मंत्री जी ने ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि प्रोग्राम 11 बजे शुरू होना था। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर बंगाल की, उन्होंने कहा कि नहीं, बांग्लादेश बॉर्डर पे जाना है। तो उन्होंने कहा भाई मैं मानी नहीं और मुझे आज ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अपना प्रोग्राम आप 7 बजे शुरू कर लीजिए। पीएल पुनिया साहब आयोग के चेयरमैन और जो मिनिस्टर्स हैं हमारी पार्टी के, वो आ जाएंगे 7 बजे। मैं दीप जला करके आपका प्रोग्राम का उद्घाटन करके कोलकाता के लिए रवाना हो जाऊंगा। ठीक है, यही बात थी। उसके बाद में जब 7 बजे वो आए तो 7 बजे ताल कटोरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, और उनकी स्पीच का हिस्सा है कि मेरे 40 साल के राजनीतिक कैरियर में अगर किसी प्रोग्राम को मैंने 1 घंटे प्रीपोन कराया तो 10 या 15 आदमियों से ज़्यादा नहीं मिले। मेरे लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है कि 11 बजे के प्रोग्राम को मैंने 7 बजे करवा दिया सुबह, और वो भी ठंड का मौसम, फरवरी का, जबकि लोग रजाई भी नहीं छोड़ते। उसके बाद भी ताल कटोरा खचाखच भरा हुआ है। मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूं। ये मैं नहीं बोला, यूट्यूब पर कोई भी आदमी क्लिक करेगा, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। जिस दिन हम लोग राजपथ पर चल रहे थे अभी 2019 में, तो लोगों ने कहा राजपथ पे तो सिर्फ 26 जनवरी की झांकी निकलती है, आपको इजाजत कैसे मिल गई? कि बाबा साहब का संविधान निकालना था, मिल गई। बाबा साहब से बड़ा तो कोई आदमी भारत में है ही नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। तो उनकी जब संविधान की यात्रा निकली राजपथ पर, पूरे विश्व ने उसको सराहा, और उसका गौरव भी इस संगठन को प्राप्त हुआ। ये संविधान में संशोधन, 97 की रैली में लाठीचार्ज हुआ, 98 की रैली का मुकदमा हुआ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट का मुकदमा हुआ, 2020 में एक और मुकदमा यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो कसूर से गोले छोड़े गए। ये सारे मुकदमे हम लोगों ने सरकार की नौकरी में रहते हुए झेले। ये सही है गलत है? हम पे मुकदमे 12-12 साल पहले, 14 साल पहले हमने झेले, समझे बात आप? लेकिन इस बात का गौरव प्राप्त है संगठन को कि संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करा करके सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करा करके अपने समाज के आरक्षण को बचाने का गौरव इस महासंघ को प्राप्त है, जिसके लिए हमारा एक एक भाई, एक एक बहन, समाज का छोटा बड़ा जो भी आदमी, जिस तरह का हर आदमी ने हमें सहयोग किया। कि जब लाखों लोगों की रैली रामलीला मैदान से चलती थी तो उसमें आम और खास दोनों होते थे। हम लोग भी उनके साथ पैदल चलते थे, किलोमीटर्स का काफिला चलता था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, के.आर. नारायण साहब उस समय राष्ट्रपति थे। हमारी बात सुनी जाती थी और सुन करके उस पर कार्रवाई भी होती थी, और नतीजा यही हुआ उसका कि 3 संवैधानिक संशोधन करके भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने में ये महासंघ कामयाब रहा। एक बड़ी उपलब्धि और है, सबसे गरीब समाज है पार्ट टाइम स्वीपर्स का, स्वीपर कम्युनिटी का। जितना भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में नेशनलाइज बैंक हैं, LIC, GIC हैं, जितना भी फाइनेंस सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर जो पार्ट टाइम स्वीपर 2-2 घंटे काम किया करते थे और पूरे दिन सीढ़ियों में बैठे रहते थे, इस महासंघ ने 1.5 लाख पूरे देश के पार्ट टाइम स्वीपर्स को पी चिदम्बरम और सोनिया गांधी के साथ उस समय बात करके फुल टाइम कराकर आज बाबू बना दिया, जो बेचारे की जिंदगी सीढ़ियों पे निकल गई। बाकी तो आए दिन की रोज की चर्चाएं हैं, रोज का ट्रांसफर पोस्टिंग हमारी सामान्य बातें हैं।
इनको हम लोग करते आए हैं, करते रहेंगे। तो इससे पहले कि माननीय हमारे संजय सिंह साहब माननीय सांसद हमें संबोधित करें, आप सबके बिहाफ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक जो हमने अपनी तरफ से ज्ञापन तैयार किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ करके सबके सामने से प्रस्तुत कर दूं। बिल्कुल पढ़िएगा। सेवा में श्री अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, सेवा में श्री संजय सिंह जी माननीय सांसद राज्यसभा नई दिल्ली। विषय अनुसूचित जाति जनजाति समाज एवं सरकार के बीच समन्वय और विश्वास का दायरा बढ़ाकर सामाजिक समरसता स्थापित करके संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराकर इस समाज के हितों को संरक्षित करने के संबंध में आदरणीय महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सर्वोच्च संगठन है, जिसमें लाखों लाखों लोग पूरे देश में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। हर विभाग में कर्मचारी संगठन है तथा सभी संगठन महासंघ के सदस्य हैं। इस नाते महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को हर विभाग में आयोजित होने वाले भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में प्राय जाकर समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य करना होता है। महासंघ द्वारा अपने गठन 1997 से लेकर आज तक आरक्षण को बचाने, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने आदि आदि महत्वपूर्ण मांगों को लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनेकों रैलियों, सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है तथा अपने मांग पत्रों के माध्यम से समय समय पर तत्कालीन राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्रियों को अवगत कराकर उनका समाधान कराने का सफलतम प्रयास किया है। महासंघ को संविधान में 81वां, 82वां, 85वां संशोधन कराकर सुप्रीम कोर्ट एवं भारत सरकार के आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराकर भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को सरकारी नौकरियों में बचाने का गौरव प्राप्त है। बाबा साहब अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए सरकार की नौकरियों में 22.5% एवं लोकसभा तथा विधानसभाओं में 25% के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसी कारण पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति समाज के करीब 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में सफल हुए तथा गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। आज जब सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान बच्चे भी सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है और निजी क्षेत्र में उनको लेता कोई नहीं है। धन के अभाव में कोई व्यापार कर सकते नहीं हैं और अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो सामाजिक एवं जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के चलते व्यापार के क्षेत्र में इस समाज के लोग सफल हो ही नहीं पाते। इसी कारण आने वाले समय में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का भविष्य पूरी तरह अंधकार में होता जा रहा है तथा गत वर्षों में तत्कालीन सरकारों का राष्ट्रीयकरण की नीति के चलते अनुसूचित जाति जनजाति समाज का सरकार की नौकरियों में आने के कारण जो भी विकास हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित किए गए नई दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अम्बेडकर भवन का जीर्णोद्धार किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर भवन की स्थापना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा अपने जीवन काल में की गई थी, जिसकी हालत आज बड़ी दयनीय हो गई है। आपसे अनुरोध है कि इस भवन के जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर बाबा साहब अम्बेडकर की इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्निर्माण करके उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। सहमत है आप लोग? पास करते हैं? अगर इस पॉइंट को पास करें तो भैया ताली जरूर बजा दीजिएगा, समझो। दिल्ली में माननीय काशीराम जी का कोई स्मारक नहीं है, सिवाय जहां उस बंगले में वो रहते थे उसको बहन जी ने उसको कन्वर्ट कर रखा है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अगर माननीय काशीराम जी की जिस तरीके से पंजाब में अभी स्टैचू लगवाई गई है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय ने एक कदम आगे बढ़ के मान्यवर काशीराम जी के जहां जन्म हुआ वहां पर अभी हमारे जो मंत्री जी हैं वहां गए और वहां जाकर उनकी स्टैचू का स्थापना हुई है। इसके लिए हम दिल्ली सरकार को सैल्यूट करते हैं, जोरदार ताली। दिल्ली में माननीय काशीराम जी की स्मारक की स्थापना की जाए। आज मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है, 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है। आपकी सरकार से अनुरोध है कि इस शुभ अवसर पर दिल्ली में काशीराम स्मारक की स्थापना का निर्णय लेकर मान्यवर काशीराम जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। सहमत हो आप लोग? सारे स्टेट्स में आयोग बने हुए हैं, एससी आयोग। दिल्ली जैसी जगह में हमारा एससी आयोग ही नहीं बना। एक सोच का विषय है कि जब हमारे पास स्पष्ट मेजोरिटी है विधानसभा में, हालांकि हम समझते हैं दिल्ली सरकार की निर्भरता यूनियन कैबिनेट पर भी रहेगी, एलजी पर भी रहेगी, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है वो उत्तर प्रदेश की पंजाब की तरह। लेकिन उसके बावजूद भी इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। विधानसभा में ये एससी आयोग के गठन का प्रस्ताव पास होना चाहिए, यूनियन कैबिनेट को भेज जाना चाहिए और उसमें भी हम लोगों को कोशिश करके जल्दी से जल्दी दिल्ली के एससी समाज के लिए क्या हमें एससी आयोग का गठन हमारे लिए नहीं होना चाहिए भाई?
ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ किन्हीं कारणों से। तो हमारा निवेदन रहेगा सरकार से कि दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति समाज के लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाए। आपकी सरकार लंबे समय से दिल्ली राज्य में सत्ता में है, जिसमें अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने आपको भरपूर समर्थन दिया है। इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति आयोग का गठन न किया जाना इस समाज के लोगों के लिए चिंता का विषय है। आपसे निवेदन है कि अविलंब दिल्ली राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन करके इस समाज के हितों को संरक्षित करने की दिशा में पहल करें। आप पास करते हैं भाई? सर, दिल्ली नगर निगम में जो हमारे स्वीपर्स भाई हैं, उनको वेतन का बड़ा, हालांकि आप लोग बड़ी कोशिश करते हो, वेतन भी दिलाते हो उन लोगों का। उसको मैं बताता हूँ। हाँ नहीं सर, उसमें हमारा कहना ये है कि ये गरीब समाज है हमारा, और गरीब समाज है, इसका अगर मान लिया तो हमारा निवेदन दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कार्य करने वाले हमारे समाज के सभी सफाई कर्मचारियों भाइयों और बहनों के वेतन का भुगतान समय पर सुनिश्चित कराया जाए। सहमत आप लोग होना चाहिए उनका। दिल्ली में कार्यरत करीब 25 लाख स्थायी कर्मचारी हैं, तो अगर वो स्थायी हो जाएं तो मुझे लगता है उनके घरों में भी रोशनी आ जाएगी। नहीं तो इसमें जो भी हमारी मदद हो, हम लोग भी साथ हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई हम भी मशीनरी का हिस्सा हैं। इसमें ये जो स्थायी कर्मचारी, जैसे हमने पार्ट टाइम स्वीपर्स को फुल टाइम करा, 6 साल संघर्ष किया। हमारे तत्कालीन जो वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने सोनिया गांधी को कहा कि बैंक बंद करने पड़ेंगे अगर पार्ट टाइम स्वीपर्स को फुल टाइम कर दिया गया। एक आरपी सिंह थे, पंजाब स्टेट बैंक के IAS अफसर थे, चेयरमैन थे, उन्होंने कहा देयर इज नो ऑप्शन फॉर मी, आई हैव टू क्लोज द बैंक ओनली। मैं अगर इनको पार्ट टाइम फुल टाइम करता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस स्थिति में फिर वो आदेश वापस ले लिया गया। फिर जब सोनिया जी को बताया गया कि इसमें तो पूरे देश का जो सफाई कर्मी आपको वोट दे रहा है, इसमें पूरा देश प्रभावित हो रहा है, देन शी वाज काइंड एनफ, और उन्होंने बाद में उस ऑर्डर को रिलीज किया। और खुशी की बात यह है कि आज फाइनेंस सेक्टर के सारे पार्ट टाइम स्वीपर फुल टाइम होकर के आज दफ्तरों में क्लर्क बन करके बैठे हुए, जिन दफ्तरों के बाहर उनको 25-25 साल सीढ़ियों में बैठे हुए निकल गए थे। तो ये जो 25 लाख लोग हैं सर, इसमें हम ये चाहेंगे कि अगर ये लोग सरकार की नीति में आ सकते हैं तो इन लोगों को फुल टाइम किया जाए। दिल्ली में सर बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं सर, हमारे सब गरीब घरों के। मैं भी जब पढ़ने गया था तो मुझे भी हॉस्टल की, मुझे बुलंदशहर में एक डॉक्टर मेडिकल छात्रावास मिल गया, तो मैंने वहाँ से BSc किया, 2 साल रहा सर फ्री में। ऐसे ही मेरठ में गया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तो वहाँ भी छात्रावास मिला, कुमार आश्रम, वहाँ भी मैं 2 साल रहा, तभी मैं आकर के आज यहाँ बोल पा रहा हूँ। तो अगर हमारे समाज के जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों को छात्रावास नहीं है, तो हमारा निवेदन ये रहेगा कि अगर दिल्ली सरकार एक पहल करे और 1000 बच्चों के लिए अगर छात्रावास की व्यवस्था करे तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा SC/ST समाज के गरीब बच्चों के लिए। सहमत आप लोग? सर, सारी जमीन सरकार की, पर पैसा बैंकों का, और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीड़ा की बात है। तो हमारा ये इसमें निवेदन ये था कि सरकारी क्षेत्र प्राय समाप्ति की तरफ है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। आपसे निवेदन है कि दिल्ली राज्य में आप एक ऐतिहासिक पहल करते हुए निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके एक ऐतिहासिक पहल, आप सहमत है इस बात से? निवेदन है कि दिल्ली राज्य में आप एक ऐतिहासिक पहल करते हुए निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके एक ऐतिहासिक पहल, आप सहमत है इस बात से? कई राज्यों ने कर रखा है। अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए घोषित रोजगार हेतु वित्तीय योजनाओं को, क्योंकि हमारे लोग जब उन फायदा लेना चाहते हैं तो उनका लाभ नहीं मिलता, उनका सरलीकरण किया जाए, उनको थोड़ा सा ऐसे किया जाए जिससे उन बेचारों को लोन मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो ये योजना जो आपने बनाई है उनके लिए धन्यवाद, लेकिन उन वित्तीय योजनाओं को इस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, सरलीकरण उनका किया जाए, जिससे जरूरतमंद आदमी को पैसा मिल सके। पास सर, बहुजन समाज में जन्मे संतों एवं महापुरुषों के जन्मदिन मनाने के लिए घोषित की गई जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनका भी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण किया जाए, क्योंकि वो भी लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। और 10वां है, विद्युत बोर्ड भारत दिल्ली में सबसे पहले प्राइवेट हुआ, जिसके 2 नेता हमारे आमने सामने बैठे हुए हैं, DC कपिल और हमारे राजेंद्र प्रसाद, हमारे एक्टिंग चेयरमैन है, फॉर्मर चेयरमैन है, दोनों सीनियर हमारे लीडर हैं। दोनों ने संघर्ष को जिया है। ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था बिजली वितरण कंपनियों के बीच में और हमारे यूनियन नेताओं के बीच में और सरकार के बीच में, उसमें आरक्षण की नीति लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन वो नीति लागू आज तक नहीं हुई है। तो हमारा निवेदन है कि जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था दिल्ली सरकार के बीच, प्राइवेट बिजली कंपनियों के बीच और हमारे संगठनों के बीच में,
उसका ऑनर करते हुए सर वो आरक्षण की नीति वहाँ पर लागू की जाए। आशा है कि आज आप मान्यवर काशीराम जी के पावन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर महासंघ की उपरोक्त मांगों पर रचनात्मक विचार करेंगे तथा अनुसूचित जाति समाज के हितों को संरक्षित करने की दिशा में आप एक ऐतिहासिक पहल करेंगे। आभार एवं धन्यवाद के साथ इंजीनियर BS भारती चेयरमैन। तो मैं इंजीनियर साहब की तरफ से मतलब अपने चेयरमैन बीमार हैं, उनको आज वो बेड पर हैं इसलिए वो आ नहीं पाए हैं, तो मैं अपने एक्टिंग चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी से कहूँगा कि डॉक्टर संजय सिंह साहब को ये अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। आप ही आइए साहब। तो अब मैं निवेदन मेरा ये रहेगा माननीय संजय सिंह साहब से कि एक मुख्यमंत्री जी के साथ में जो हमारी टीम है, जो हमारी जो पूरी टीम है, हर डिपार्टमेंट से एक आदमी, राष्ट्रीय महासचिव, तो जो भी संख्या बनती है वो हम एक लिखित में देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी इंटरेक्शन हम लोगों का नहीं हो पाया है, तो हम माननीय सांसद जी से निवेदन करेंगे कि एक इंटरेक्शन इन मुद्दों पे भी हो और हम भी अपनी बात रखें, वो भी हमें अपनी जिम्मेदारी दें। और हमें जो जो जिम्मेदारी दी गई है हम बहुत देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दो है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज करें यही प्रॉब्लम। लेकिन ये जो सेक्टर है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है भारत का। 40 लाख लोग थे 97 में, रिटायर हुए, लेकिन आज भी रिटायर होने के बाद भी महासंघ के हिस्सा हैं, उनका परिवार भी महासंघ का हिस्सा है। 40 लाख लोगों को 20 से मल्टीप्लाई करूं, अगर उनके परिवार में 20 लोग जुड़े हुए हैं तो ये 8 करोड़ लोगों का परिवार है जिसको ये महासंघ 1997 से रिप्रेजेंट कर रहा है। बात सही है भाई? जी जी जी। अरे सही बोला है, गलत बोला? आपका मैसेज 8 करोड़ लोगों तक जाए, आपका मैसेज केरल तक पहुंचे 1 सेकंड में, आपका मैसेज जम्मू कश्मीर में पहुंचे, आपका मैसेज आपका वेस्ट बंगाल में पहुंचे, गुजरात में पहुंचे। अब स्टेट बैंक के राष्ट्रीय महासचिव बैठे हुए हैं, 80,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बाई देवे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 80,000 लोगों तक मैसेज, यानी 80,000 परिवारों तक मैसेज एक क्लिक होने से अगर 80,000 तक मैसेज जाता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो हमारे आज इस महासंघ का एक हिस्सा है। LIC में अगर बात करें, विद्युत बोर्ड फेडरेशन की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, GIC की बात करें, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में 1.5 लाख आदमी उनकी बात करें, बैठे हमारे पीछे नेताजी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे विभागों के हैं राष्ट्रीय महासचिव, एक हमारा क्या नाम PNP में 50,000 आदमी कुल मिला। बाकी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो सारे बैठे ना अंदर उधर दिखाई नजर नहीं जा रही। भाई बुरा मत मानना, किसी का भी डिपार्टमेंट भूल जाऊँ तो बुरा मत मानना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर चाहता है कि मिलकर काम किया जाए, दिल से चाहता मिलकर। सरकार की चीज़ को हम समझें, हमारी बात को सरकार समझे, मिलकर काम करें, आगे एक्सपेंशन हो बहुत सारी चीज़ों का। क्यों साहब, गलत है सही है? मिलकर काम करने में देखिए, हम चाहते हैं मिलकर काम हो, एक दूसरे के पूरक बन के काम करें। तो हमारा ये जो सोच है, और दूसरा ये सर 2 बार जिम्मेदारी हमें दी गई, दोनों बार हमारे महासंघ ने हमको, साथियों 7 अगस्त 2018 को माननीय अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे समाज के मंत्री हैं, हमारे समाज से आते हैं, उनकी कोठी पर हम लोगों को बुलाया गया। सारे महासंघ के करीब 100 पदाधिकारी वहां पर गए थे। हमें जिम्मेदारी क्या दी गई कि 9 अगस्त का भारत बंद है, क्योंकि 2 अप्रैल के भारत बंद में बड़ा नुकसान हुआ, तो 9 अगस्त का जो भारत बंद है भाई उसको वापस करो। हम आपकी सारी मांग मान लेते, और एक एक मांग पढ़कर को सुनाई गई। ये बात सही है जो आप लोग सब वहां पर थे, सबके सामने पढ़कर सुनाई गई। और हमने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री संवेदना क्यों नहीं व्यक्त करते जो हमारा आदमी के साथ में ज्यादती होती है। तो उन्होंने कहा था, रामलाल जी जो उस समय संगठन मंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने कहा नहीं करते हैं, ये थोड़ा देर से करते। मैंने सर देर से करने का फिर उससे फायदा क्या होता है, टाइम पर संवेदना तो व्यक्त करिए कम से कम। और उसका ये जो डिस्कशन उसमें हुए, सरकार ने भी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को अगले दिन पास किया पार्लियामेंट में। ये बात उन्होंने वायदा पूरा किया। जिन बच्चों में मुकदमे थे उनमें जाकर बच्चों के मुकदमे वापस किए। जो लड़का सहारनपुर में बंद था उसको भी उन्होंने रिलीज किया। जो डिस्कशन उस बैठक के अंदर हुए आप लोग साक्षी हैं कि गवर्नमेंट ने उन सबको माना, और हमने भी 9 अगस्त के भारत बंद को सफलतापूर्वक वापस लेने का काम किया। दूसरा, जब राम मंदिर का डिसीजन आया तो हमको फिर बुलाया गया। हमसे कहा गया कि देखिए राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, आपके SC/ST के समाज के लोगों को आप गाइड करिए, पूरे देश में मैसेज करिए
कि आपका लोग उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पालन करें। बात सही है भाई जी। यही बात हुई थी जी। और हमने भाई उसको अक्षर से पालन किया। तो हम तो कमिटेड, हमारा तो जो कौम है वो कमिटेड है सर। हम बताएं बात, हमें जरा सा प्यार देंगे हम उससे ज्यादा प्यार देंगे, जरा सा अट्रैक्शन हमें अपना। प्रधानमंत्री ने मीटिंग का समय आज तक नहीं दिया। नहीं वो ठीक है, वो सही है, वो सही है, लेकिन ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने नहीं दिया ये उनका अपना, देखिए वो उनका डिसीजन है, उसमें हमारा आप तो कुछ नहीं कह सकते, समझ बात। हम तो अपनी बात रखने में कोई कोताही बरतते नहीं, अपनी बात कभी पीछे हटते नहीं, अपनी बात को कहते भी हैं। और हम पे तो कभी भी कोई चार्ज लगा देता है कि ये फलानी पार्टी, अरे भाई हम तो सरकार की नौकरी में हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए आज तक तो कोई कह सकता है कि हम किसी पर, लेकिन ये है अगर सत्ता में पार्टी अगर कांग्रेस की है तो हमें उनके गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, उनके सोशल मिनिस्टर को बुलाना ही पड़ेगा। उसके बाद आज बीजेपी की सरकार है 2014 से, तो उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब है, सरकार उनकी है, तो ऐसे एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए सांसद, भाई हमारे तो एक बात समाज की आवश्यकता हर पल हर क्षण है, हमें तो सबके साथ मिलकर काम करना, सबकी मदद लेनी है। ये बात सही गलत है भाई? महासंघ के साथ तो दिल्ली सरकार का, अब दिल्ली विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, इनका संबंध तो दिल्ली सरकार से सीधा है। स्वास्थ्य सेवा के वे बैठे हुए इंजीनियर साहब, तो ये दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो दिल्ली में ही जाएंगे। जैसे अब जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किए जाएंगे। महासंघ तो सभी संघों का महासंघ है, तो हमें तो सबका ही देखना पड़ेगा, क्यों साहब? तो मेरा निवेदन यही है सभी भाइयों से कि आप सब लोग आज मान्यवर काशीराम जी के एक महापुरुष, जिन्होंने, लास्ट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, लंबा नहीं करूंगा, काशीराम जी का यही था ना 1585 का फार्मूला था, और इसी फार्मूले से उन्होंने भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में 4 बार, एक हमारी बहन दलित महिला, हमारी जो बहन है अनुसूचित जाति समाज की, हमारी बहन को 4 बार मुख्यमंत्री बना करके इतिहास रचा। बात सही है? डॉक्टर अम्बेडकर की भी त्रासदी यही थी कि 14 अक्टूबर 1956 और 6 दिसंबर 1956, यानी जीवन कुल मिला, जब नागपुर के अंदर 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो जीवन उनको 1 महीने का भी नहीं मिला। 6 दिसंबर और 14 अक्टूबर में 1 सवा महीना कुल था। और मान्यवर काशीराम जी का भी यही रहा कि उनकी शरीर ने इतनी मेहनत की कि उनका भी शरीर ने जब साथ छोड़ दिया। काश डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम आज हमारे बीच होते तो शायद हमें ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे शख्सियत हैं जिनमें मैं डॉक्टर संजय सिंह को कोट करूंगा, संजय सिंह साहब को कोट करूंगा। बोलते हैं तो बेधड़क बोलते, ताली बजनी से इस बात, जब बोलते हैं तो बेधड़क बोलते, ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं। सहमत हो मेरी बात से? तो आज मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन पर हमने तो सबको बुलाया था। संजय सिंह साहब आए, जोरदार ताली इस बात के लिए। नेम प्लेट बहुत लोगों की, सुशील कुमार गुप्ता साहब की भी नेम प्लेट है, मान साहब की भी नेम प्लेट लगी होगी यहाँ पर, इनके साथ लगी होगी ना, मान साहब की भी है ना। तो ऐसा है, लेकिन संजय सिंह साहब हमारे माननीय सांसद आज हमारे बीच पधारे, जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा खड़े होकर उनका स्वागत करें। बात